नमस्कार बेटा। हम पढ़ रहे थे विवाह, जिसमें हमने विवाह की उत्पत्ति और परिवार की उत्पत्ति साथ साथ किस प्रकार हुई वो हमने देखा, और विवाह का परिभाषा हमने देख ली। उसके पश्चात हम पढ़ रहे हैं विवाह संबंधी निषेध, यानी विवाह किन किन से कर सकते हैं, किन किन से नहीं कर सकते, कौन कौन विवाह कर सकता है, विवाह कहाँ कहाँ हो सकता है, ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है निकटाभिगमन निषेध, यानी जो निकट संबंधी हैं उनमें विवाह करना निषेध माना गया है, जिसको हम अगम्य गमन भी कह सकते हैं। माता पिता, संतान, भाई बहन, इन सब में यौन संबंध सभी समाजों में निषिद्ध माना गया है, यानी ये निकट संबंधी हैं। प्राथमिक जो संबंधी हैं उनमें यौन संबंध स्थापित करने की अनुमति नहीं होती है। अगर यह अनुमति होती तो परिवार, विवाह और नातेदारी से संबंधित जो विस्तृत व्यवस्थाएं हैं वो अनावश्यक हो जाती, यानी यहाँ पर किसी भी तरह का कोई बंधन नहीं रहता और कोई किसी प्रकार की कोई नातेदारी नहीं रहती, संबंधी नहीं रहते। लेकिन फिर भी कुछ समाजों में, जहाँ हम देखते हैं प्राचीन काल में मिस्र, फारस, पीरू, हवाई द्वीप और कांगो की कुछ जातियों में यह प्रथा प्रचलित थी, लेकिन यह सिर्फ राज परिवारों तक सीमित थी। और उनका विचार था कि विवाह से रक्त की शुद्धता, इस प्रकार का जो विवाह है, भाई बहन में जो विवाह होता था वो इस प्रकार का जो विवाह है वो रक्त की शुद्धता बनी रहती है, और परिवार के बाहर विवाह करने पर शाही रक्त अशुद्ध हो जाता है। इसलिए उच्चतम राजा उनमें वह माना जाता था, तो भाई बहन के परस्पर विवाह से उत्पन्न होता था। यानी मिस्र के शाही परिवारों में लोग अपनी पुत्रियों से और अपने भाई बहनों से विवाह कर लेते थे। इडिपस नामक राजा हैं, उन्होंने अनजाने में अपनी माँ के साथ यौन व्यवहार की क्रिया की थी, तो वह इतना उद्विग्न हो गया कि उसने अपनी आंखें तक फोड़ ली। यानी कुछ जगह यह निषिद्ध माना गया है और इस प्रकार से यह निकटाभिगमन निषिद्ध माना गया है, तो कुछ समाजों में इसको स्वीकार भी किया गया है, लेकिन वो प्राचीन काल में बहुत ही कम समाजों में इसको स्वीकार किया जाता है। निकटाभिगमन को मुर्डॉक ने इस प्रकार से कहा है कि यदि विषम लिंगीय यौन क्रिया के सहभागी एक दूसरे के वास्तविक, काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी के बंधनों से इस प्रकार बंधे हुए हैं कि उनके यौन सांस्कृतिक रूप से मना है, तो यह निकटाभिगमन की श्रेणी में आता है। यानी निकटाभिगमन किसे कहते हैं कि विषम लिंगीय, यानी जो पुरुष और स्त्री यह दोनों विषम लिंगी, इन विषम लिंगियों के सहभागी एक दूसरे के काल्पनिक या कृत्रिम नातेदारी से बंधे हुए हैं, यानी कहीं ना कहीं रिश्तेदार हैं, तो उनके यौन संबंध सांस्कृतिक रूप से मनाही है। इस प्रकार से रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि निकटाभिगमन यौन संबंधी पाप या अपराध हैं, जो परिवार के निकट संबंधियों जैसे पिता पुत्री, माँ पुत्र, भाई बहन के बीच यौन संबंधों के कारण पनपता है। तो यह निकटाभिगमन, इस प्रकार से निकटाभिगमन को अगम्य गमन को एक प्रकार से पाप या अपराध के रूप में माना गया है। अब प्रश्न यह उठता है कि प्रत्येक समाज में निकटाभिगमन या अगम्य गमन को निषिद्ध क्यों माना गया है, और ऐसा करने के लिए दंड का प्रावधान क्यों है। इस प्रकार के प्रश्न अनेक मानव शास्त्रियों और समाजशास्त्रियों ने, मनोविज्ञान ने भिन्न भिन्न प्रकार से दिया। एक दार्शनिक का मत है कि अगम्य गमन पाप है और उसके अपराधियों को दंड देने किसी मानवीय संस्था की आवश्यकता नहीं, वरन उसे तो ईश्वर स्वयं दंड देता है। इस प्रकार से उनकी एक थ्योरी है कि भाई ईश्वर अपने आप इस प्रकार की अगर कोई घटना होती है, अगर कोई अगम्य गमन होता है, अगर कोई निकटाभिगमन होता है, अगर इस प्रकार से, तो ईश्वर उसे स्वयं दंड दे देता है। मानव समाजशास्त्रियों का मत है कि अगम्य गमन की स्वीकृति हो तो परिवार के सदस्यों के संबंध में भ्रम पैदा हो जाएगा। जैसे एक पिता अपनी पुत्री से समागम की स्वतंत्रता होने पर वह अपनी पुत्री का पिता और पति दोनों ही होगा, और पुत्री से उत्पन्न संतान का पिता और नाना भी। इस प्रकार से जो रिश्तेदारियां हैं वो समाप्त हो जाएगी। अगम्य गमन के प्रति आपत्ति यह भी है कि यदि इस प्रकार की स्वीकृति दी गई तो परिवार का वातावरण संघर्षमय हो जाएगा, जिस परिवार का आधार प्रेम, स्नेह, त्याग और बलिदान है, वह घृणा, ईर्ष्या, द्वेष और संघर्ष में बदल जाएगा। इस प्रकार से अगम्य गमन को इसलिए भी निषेध माना गया है। निकटाभिगमन को इसलिए भी निषेध माना गया है कि परिवार का आधार हमेशा से ही प्रेम, त्याग और बलिदान रहा है, तो यह समाप्त होकर घृणा
घृणा, ईर्ष्या और द्वेष और संघर्ष में बदल जाएगा। दूसरा है बहिर्विवाह। बहिर्विवाह यानी बहिर्विवाह किसे कहते हैं? निकटाभिगमन को रोकने के लिए बहिर्विवाह का जन्म है, यानी बाहर विवाह करना, अपने निकट संबंधियों के बाहर विवाह करना, अपने समूह से बाहर विवाह करना। कुछ लोगों की मान्यता है कि समस्त बहिर्विवाह नियम अगम्य निषेधों का विस्तार है, यानी जो अगम्य गमन या निकटाभिगमन निषेध हैं उसका विस्तार ही बहिर्विवाह है। बहिर्विवाह से तात्पर्य है कि एक व्यक्ति जिस समूह का सदस्य है उससे बाहर विवाह करे। जिस समूह का सदस्य होता है, यानी जनजातियों में जो परिवार, गोत्र, टोटम, समूह, गांव, भ्रातृदल, इन सभी से बाहर विवाह करने की प्रथा पाई जाती है, तो इसको बहिर्विवाह कहा जाता है। रिवर्स लिखते हैं कि बहिर्विवाह से उस विनिमय का बोध होता है जिसमें एक सामाजिक समूह के सदस्य के लिए अनिवार्य होता है कि वह दूसरे सामाजिक समूह से अपना जीवन साथी ढूंढे, यानी अपने सामाजिक समूह से समूह विवाह नहीं करना बहिर्विवाह कहलाता है। और ये बहिर्विवाह ज़्यादातर जनजातियों में प्रचलित हैं। डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं, पुनः स्पष्ट करते हुए लिखते हैं कि बहिर्विवाह एक परंपरा है जिसमें एक व्यक्ति का अपने अर्धांश या कुल जनजाति के घटक या समूह के भीतर विवाह करना वर्जित है, यानी समूह के भीतर वो विवाह नहीं कर सकता। बहिर्विवाह कई प्रकार से होते हैं। परिवार के बाहर विवाह बहिर्विवाह कहलाता है। एक वंश के सदस्य जब परस्पर विवाह नहीं करते तो उसे वंश बहिर्विवाह कहते हैं। और कई जनजातियों में एक ही गोत्र के सदस्य अपने पूर्वजों की संतान मानते हैं, इसलिए भाई बहन होने के कारण वो परस्पर विवाह नहीं करते। हम गोत्र बहिर्विवाह भी कहते हैं। लुकई और कुकी जनजाति जिसमें गोत्र बहिर्विवाह के नियमों का पालन किया जाता है। इसी प्रकार जो भील समूह है उसके टोटम तक भी विस्तृत किया जाता है। उनके जो टोटम होता है, टोटम बहिर्विवाह, उस टोटम में वो विवाह नहीं करते, उसको टोटम बहिर्विवाह कहा जाता है। कहीं कहीं गांव बहिर्विवाह भी होते हैं कि एक ही गांव में वो शादी नहीं करते। यानी राजस्थान के जो भील हैं वो अपने एक पालों में बंधे होते हैं। विभिन्न जब हम राजस्थान की जनजातियाँ पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे कि पाल क्या होता है, टोटम क्या होता है, ये सब भी हम उसमें विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो अब हम कहते हैं कि राजस्थान के जो भील हैं वो पालों में बंधे हुए होते हैं और पाल एक क्षत्रिय इकाई हैं और एक पाल के लोग भी आपस में जीवन साथी नहीं ढूंढते। तो ये इस तरह से बहिर्विवाह होता है। बहिर्विवाह की उत्पत्ति स्पष्ट करने के तर्क संगत और संभावित उत्तर भी दिए गए हैं। मैक्लेलन का मत है कि जनजातियों में लड़कियों के जन्मते ही मार देने की प्रथा से भी बहिर्विवाह का जन्म हुआ, कि ऐसी स्थिति में जब जनजातीय समूह अपने पुत्रों के लिए वधु बाहर समूहों में ढूंढा करते थे। और यहाँ तक कि अफ्रीका के जो न्यूर लोगों का कहावत प्रचलित है कि हम उन्हीं से विवाह करते हैं जिससे हम युद्ध करते हैं, यानी अपने जो समूह हैं वो दूसरे समूह से युद्ध करते थे और युद्ध करके वहाँ से उनको हराकर वो उनसे विवाह करते थे। यानी आज भी कहीं जनजातियों औपचारिक अपहरण की प्रथा देखने को मिलती है। वधु अपहरण की प्रथा ने मैक्लेलन के इस नातेदारी अध्ययन को आकर्षित किया। बहिर्विवाह परिवार के बाहर विवाह करने की प्रथा को प्रचलित करने के लिए बहिर्विवाह अस्तित्व में आया। और यहाँ पर कठोरता से भी, यदि बहिर्विवाह के नियम का कठोरता से पालन नहीं किया गया तो अर्धांश, गोत्र, कुल की संपूर्ण अवस्था अस्त व्यस्त हो गई होती। तो इस प्रकार से कई जनजातियों में बहिर्विवाह का कड़ाई से पालन किया जाता है। एक होता है अंतर्विवाह, यानी यह बहिर्विवाह के विपरीत नियम है। इसके आधार पर व्यक्ति को अपने ही समूह में विवाह करना होता है। अंतर्विवाही समूह के रूप में कोई भी वंश, गोत्र, युग्म, संगठन, उपजाति, जनजाति या भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग हो सकते हैं। जैसा कि अपन आजकल देखते हैं कि एक ही जाति के लोग विवाह करते हैं ज़्यादातर। तो ये डॉक्टर रिवर्स लिखते हैं कि अंतर्विवाह से अभिप्राय उस विनिमय का है जिसमें समूह में से विवाह साथी चुनना अनिवार्य होता है। टोडा लोगों में दो युग्म संगठन हैं, टार्थारोल और दूसरा टिवालियल। ये दोनों ही अपने अपने युग्म संगठन में ही विवाह करते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान के जो भील हैं वो भी उजले भील और मैले भील, जिन्हें भगत या अभगत भी कहते हैं, जो कि अंतर्विवाह नहीं करते।
वो अपने ही अंदर उजले बिलों में विवाह करते हैं, मैले बिलों में विवाह करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठता है कि अंतर विवाह का प्रचलन क्यों हुआ। इसके कारण है कि जनजातियों में अपरिचित लोगों के प्रति भय की भावना, कहीं उनके ये दर्शाता है कि कहीं दूसरा समूह जादू आदि क्रियाओं नष्ट न कर दे, इसलिए वो परिचित लोगों से विवाह करना पसंद करते थे। इसी प्रकार भौगोलिक पृथकता, यातायात के नियमों के अभाव, उन लोगों के बीच परस्पर दूरी, अशिक्षा, अंधविश्वास, धार्मिक रूढ़िवादिता, प्रत्येक जनजाति की आत्मनिर्भरता आदि कुछ ऐसे कारक हैं जिससे अंतर विवाह प्रथा को जन्म दिया। अब है अधिमान्य विवाह, यानी विवाह किस क्या क्या मान्य है, कहाँ कुछ विवाह के नियम होते हैं, क्या क्या नियम हैं। अनेक प्रणालियां हैं विवाह में। आदिम जनजातियों में विवाह की अनेक प्रणालियां प्रचलित रही हैं। दो व्यक्तियों के बीच ही संबंध स्थापित नहीं होता, वरन विवाह से सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच संबंध स्थापित नहीं होता, बल्कि परिवारों में भी संबंध जुड़ते हैं। यानी विवाह करके सिर्फ दो व्यक्ति एक दूसरे के साथ नहीं रहते, परिवारों में संबंध स्थापित होता है, एक प्रकार का सामाजिक संबंध स्थापित होता है, और दोनों परिवार एक दूसरे के प्रति अनेक अवसरों और अधिकारों का दायित्व का निर्वहन करते हैं। विवाह दोनों ही परिवारों में नए रिश्तों को भी जन्म देता है और उनका कर्तव्य भी निभाते हैं। उदाहरण के लिए ट्रिबियांडा द्वीप के लोगों में भाई का ये कर्तव्य है कि वह वर्ष में एक बार बहन के पति को फसल में कुछ हिस्सा भेंट करे। इसी प्रकार से हिंदुओं में हमारे यहाँ पर देखते हैं कि जो भाई हैं वो विभिन्न अवसरों पर बहन के यहाँ विभिन्न अपना जो कर्तव्य है वो निर्वहन करते हैं। तो वो सिर्फ और सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच, विवाह सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच नहीं होता, बल्कि दो परिवारों में आपस में संबंध स्थापित होता है। इसी प्रकार दो परिवारों के जीवन साथी चुनने से संबंधित कुछ वरीयताएं भी पाई जाती हैं। यदि एक व्यक्ति का विवाह विशिष्ट संबंधी से होना अधिक पसंद किया जाता है, तब वह विवाह साथी चुनाव करते समय एक वर्ग विशेष की तुलना में वरीयता और प्राथमिकता दी जाती है। ऐसे विवाह को हम अधिमान्य विवाह के नाम से जानते हैं। लूसी मेयर कहते हैं कि यदि वांछनीय हो कि कोई व्यक्ति एक विशेष वर्ग के व्यक्ति से ही विवाह करे तो उसे अधिमान्य विवाह कहते हैं। लेसी स्टॉप लिखते हैं कि अधिमान्य विवाह का मुख्य उद्देश्य जनजाति की आंतरिक एकात्मकता को सुदृढ़ करना है। यहाँ कुछ अधिमान्य, यदि यहाँ पर कुछ अधिमान्य विवाह क्या क्या हैं उसका हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हैं सलिंग सहोदरज विवाह, यानी सलिंग सहोदरज विवाह, जहाँ पर हम कहते हैं कि कुछ चचेरे भाई और मौसेरे भाई बहनों का विवाह। ऐसे विवाह में एक ही लिंग के सहोदरों की, सहोदर यानी जो चचेरे मौसेरे भाई बहन होते हैं वो सहोदर कहते हैं हम, वो एक ही लिंग के सहोदरों की संतानों से विवाह होता है। जैसे दो बहनों या दो भाइयों के लड़के लड़कियां आपस में विवाह करते हैं तो उसके सलिंग यानी एक ही लिंग, दो बहनों के भाई बहन, दो बहनों से एक के पुत्र एक के पुत्री हैं तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं, या अगर दो भाई हैं तो एक के पुत्र हैं एक के पुत्री हैं तो वो आपस में विवाह कर सकते हैं, यानी सलिंग सहोदर विवाह होता है। क्रमशः मौसेरे भाई बहनों और चचेरे भाई बहनों का विवाह भी कहते हैं। मुस्लिम समाज में इस प्रकार